मैं ज्योति मुंशी प्रेमचंद केंद्र फेसबुक लाइव से आप सभी को रंग नमन करती हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आज मुंशी जी की इस बगिया से मुझे उन्हीं की एक कालजयी रचना का पाठन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसका नाम है पंच परमेश्वर। आइए देर न करते हुए हम चलते हैं अपनी कहानी की ओर। आज के आधुनिक जीवन में जहां न्यायालयों में मुकदमों की भीड़ लगी हुई है, वहीं सैकड़ों वर्ष पहले मुंशी जी ने पंच के फैसले को सर्वोपरि बताया था और कहा था, पंच की जुबान से खुदा बोलता है। आइए चलते हैं कहानी पंच परमेश्वर की ओर। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दो पक्के दोस्त थे। वो हिस्सेदारी में खेती करते थे, यहां तक कि उनका कुछ लेन देन भी साथ ही होता था। दोनों एक दूसरे पर भरपूर भरोसा करते थे। जब जुम्मन हज पर जाता तो अलगू को अपने घर की सारी जिम्मेदारी दे दिया करता था, और जब अलगू कहीं किसी काम से बाहर जाए तो जुम्मन को अपने घर की जिम्मेदारी दे दिया करता था। अलग अलग धर्म होने के बावजूद दोनों के बीच भाइयों जैसा प्यार था, और यही उनकी दोस्ती का मूल मंत्र भी था। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी खाला थी, जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन थी। जुम्मन के अलावा उनका कोई नहीं था। जुम्मन ने किसी तरीके से वो जमीन अपने नाम करवा ली। जमीन की रजिस्ट्री जुम्मन के नाम होने तक सब कुछ बहुत अच्छा था। खाला का बहुत ख्याल रखा जाता, अच्छे अच्छे पकवान, कपड़े और अच्छा व्यवहार किया जाता था। लेकिन जैसे ही रजिस्ट्री हुई, सब कुछ बदलता गया। जुम्मन की बीवी रोटियों के साथ खाला को ताने मारती। 2 बीघा जमीन क्या दीदी, मालूम मोल ले लिया हो। मौसी ये सब सुनती थी, पर उससे सहा न जाता। जब काफी दिन बीत गया तो मौसी ने सोचा, क्यों ना इस बात के लिए जुम्मन से बात कही जाए। उसने जुम्मन से बात कही है कि तुम्हारी बीवी मुझे ताने देती है। लेकिन जुम्मन ने औरतों के मामले में दखल देना सही नहीं समझा। कुछ दिन तक तो ये सब यूं ही चलता रहा, लेकिन जब मौसी से ये सब सहा न गया तो उसने जुम्मन से कहा, बेटा अब मेरा तुम्हारे साथ निभ न पाएगा। एक काम करो, मुझे हर महीने पैसे दे दिया करो, मैं अपना गुजारा कर लूंगी। जुम्मन ने बड़े ही रूखेपन से जवाब देते हुए कहा, पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? मौसी ने बड़े नम्र भाव से कहा, मेरे पास रोजी रोटी के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। पर जुम्मन मुकर गया। इस पर मौसी गुस्सा हो गई और उसने पंचायत की धमकी दे दी। इस बात पर जुम्मन हंसा और बोला, हाँ जरूर करो पंचायत, फैसला हो ही जाए, मैं भी कब तक ये सब सहता रहूंगा। जुम्मन को पूरा भरोसा था कि पंचायत का फैसला तो उसके पक्ष में ही जाएगा। आसपास के गांव में ऐसा कोई नहीं था जो जुम्मन के एहसानों तले दबा न हो। कोई उससे बिगड़ना भला क्यों चाहेगा। उसे अपनी जीत पर कोई संदेह न था, क्योंकि आसमान से फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। इसी बीच बेचारी मौसी हाथ में लाठी लिए एक गांव से दूसरे गांव दौड़ती रही। एक एक कदम चलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब बात आन पर पड़ी थी तो उसका निर्णय होना तो जरूरी था।
गांव में शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जिसको बुढ़िया ने अपना दुखड़ा ना सुनाया हो। किसी ने तो बुढ़िया की बातों को ऊपर ऊपर से ही सुना, तो किसी ने उसके प्रति अपनी संवेदना दिखाई। ऐसे बहुत ही कम लोग थे जिन्होंने बुढ़िया की बातों को गौर से सुना हो। सब तरफ घूम घाम के अंत में बुढ़िया अलगू चौधरी के पास पहुंची। अपनी लाठी किनारे रखते हुए उसने अलगू से कहा, बेटा तुम तो मेरी पंचायत में आओगे ना? अलगू ने कहा, मुझे बुलाकर क्या करोगी मौसी? गांव के और लोग तो आएंगे ही। मौसी बोली, अपनी मुसीबत का रोना सबके आगे रो आई। अब आना और ना आना उनके अधिकार में है। इस पर अलगू ने कहा, आने को तो आ जाऊंगा मौसी, पर वहां मैं कुछ बोलूंगा नहीं। मौसी ने पूछा, क्यों? जवाब में अलगू ने कहा, मौसी जुम्मन मेरा पुराना दोस्त है और मैं उसके साथ अपना रिश्ता नहीं बिगाड़ सकता। मौसी बोली, तो क्या बिगड़ने के डर से अपने दिल की ना कहोगे? अलगू मौसी के इस सवाल का जवाब न दे सका, लेकिन उसके दिलो दिमाग में यह सवाल बार बार गूंज रहा था। शाम के समय पंचायत बैठी। जुम्मन ने पहले से ही पंचायत के बैठने के लिए इंतजाम कर रखा था। पंचायत शुरू हुई और बूढ़ी मौसी ने पंचों से निवेदन करते हुए कहा, पंचों, आज 3 साल हो गए मैंने अपनी सारी जमीन जुम्मन के नाम कर दी। इसके बदले में इसने मुझे रोटी कपड़ा देना मंजूर किया था। साल भर तो जैसे तैसे कट गया, पर अब रोज रोज का सहा नहीं जाता। अब मुझे ना तो रोटी मिल रही है और ना ही कपड़ा। अब इस उम्र में कोर्ट कचहरी जा नहीं सकती। ऐसे में तो तुम लोगों के सिवा मैं किसे अपना दुख सुनाऊंगी? तुम्हारा जो फैसला होगा मैं मान लूंगी। रामधन मिश्र, जिनके कुछ परिचित असामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसाया था, उन्होंने जुम्मन से पूछा, हाँ मियां, तुम किसी पंच को बदलना चाहोगे तो अभी कर लो, बाद में जो पंच कहेंगे वो फैसला तुम्हें मानना होगा। जुम्मन को फिलहाल सदस्यों में वही लोग दिखाई दे रहे थे जिनसे किसी न किसी कारण उसका मनमुटाव था। जुम्मन ने रामधन मिश्र का उत्तर देते हुए कहा, मेरे लिए पंचों का हुक्म अल्लाह के हुक्म की तरह है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस पर बूढ़ी मौसी जुम्मन से बोली, पंच किसी के दोस्त या दुश्मन नहीं होते। अगर तुम्हें किसी पर भरोसा या विश्वास नहीं है तो रहने दो। तुम अलगू को तो अच्छी तरह जानते हो, है ना? तो मैं उसे ही सरपंच बनाती हूँ। यह बात सुनकर जुम्मन अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। अपनी भावनाओं को छुपाते हुए जुम्मन ने कहा, चलो अलगू चौधरी ही ठीक है, मेरे लिए तो जैसे रामधन वैसे अलगू। अलगू ने जैसे ही यह बात सुनी तो वो थोड़ा असमंजस में पड़ गया, तो इससे वह कन्नी काटना चाहता था। सो वह बोला, अरे मौसी, तुम तो जानती हो कि मैं और जुम्मन बहुत अच्छे दोस्त हैं। इस पर मौसी ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच तो खुदा का नुमाइंदा होता है। इस पर अलगू चौधरी ने जुम्मन से कहा, देखो, मैं और तुम पुराने दोस्त हैं, हमने हमेशा एक दूसरे की मदद की है, लेकिन अब पंचों से जो भी निवेदन करना है वो करो। अलगू की बात सुनकर जुम्मन ने सोचा कि अलगू ये सब बातें केवल दिखावे के लिए कर रहा है, इसलिए जुम्मन पूरे विश्वास के साथ बोला, पंचों, मौसी ने अपनी सारी जमीन मेरे नाम कर दी थी। इसके बदले में मैंने उनका ख्याल रखना कबूल किया था। इस बात को खुदा गवाह है कि मैंने आज तक अपनी मौसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी, लेकिन औरतों में आपस में अनबन तो बनी रहती है।
इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? इसके अलावा मौसी मुझसे अब महीने का खर्च अलग से देने के लिए बोल रही है। इन्होंने मेरे नाम अपनी कितनी जायदाद की है, ये सभी को पता है, और इससे इतना लाभ नहीं होता कि मौसी को हर महीने का खर्च दे दिया जाए। दान पत्र में भी इसी तरह के खर्चे का कोई जिक्र नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं इस तरह के झमेले में पड़ता ही नहीं। बाकी पंचों को जो ठीक लगे वो फैसला करें। अलगू चौधरी कभी कभार कचहरी का काम पड़ता था, इसलिए वो कानून के बारे में अच्छी समझ रखता था और कानून का भी पक्का था। इसलिए उसने जुम्मन से तर्क करना शुरू किया। अलगू का एक एक सवाल जुम्मन को खटक रहा था। वो इस बात को लेकर हैरान था कि अभी थोड़ी देर पहले तो अलगू किस तरह की बातें कर रहा था और अब एकदम से न जाने उसे क्या हो गया। जुम्मन अभी इसी सोच में ही था कि इतने में अलगू ने अपना फैसला सुनाया। जुम्मन, यह निष्कर्ष निकाला गया है कि तुम्हें हर महीने मौसी को खर्चा देना होगा। अगर तुम्हें यह फैसला मंजूर नहीं तो जायदाद को लेकर कारनामा है, उसे रद्द समझा जाएगा। फैसला सुनकर जुम्मन के होश उड़ गए। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह फैसला उसके दोस्त सुना रहा है या दुश्मन। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बहुत बड़ा धोखा दे दिया हो। अब जुम्मन को बस हर वक्त यही बात खाई जा रही थी कि वो अपने साथ हुए इस धोखे का बदला कब और कैसे ले। आखिर वो दिन आ ही गया। जुम्मन को अलगू से बदला लेने का मौका मिल ही गया। अलगू बटेसर की बैलों की एक जोड़ी खरीद कर लाया था, जिसमें एक बैल की मौत हो चुकी थी। इस पर जुम्मन सबसे कहता फिरता, यह तो उस धोखे की सजा है। इंसान चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वो खुदा सब देखता है। वहीं अलगू चौधरी को इस बात का शक था कि कहीं उसके बैल की मृत्यु ऐसे ही नहीं हुई, बल्कि हो सकता है जुम्मन ने उसके बैलों को जहर दे दिया हो। चौधराइन ने भी इसे लेकर हामी भर दी। इस बात को लेकर एक दिन चौधराइन और जुम्मन की बीवी के बीच काफी बहसबाजी हो गई। अब अलगू को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो अकेले बैल का क्या करे भी तो। गांव में एक ही समझू साहू नाम का व्यक्ति था। वो इक्का गाड़ी चलाता था। उसका काम था एक गांव से गुड़ लादकर शहर की मंडी में ले जाना और वहां से तेल नमक सब लाना। समझू का मन अलगू के बैल पर आ गया। उसने देखा कि बैल काफी अच्छा है, तो दिन में 2 से 3 चक्कर शहर के हो जाएंगे। तो उसने इस बारे में अलगू से बात की और एक तय दाम में बैल ले जाकर अपने खूंटे से बांध दिया। समझू को नया बैल मिल गया क्या, वो फूले न समाता। दिन में 4-4 शहर के चक्कर लगाने लगा। ना उसे बैल के चारे की फिक्र होती और ना ही उसके पाने की। रात को बस रूखा सूखा उसके सामने डाल दिया करता था। दिन भर के चक्कर लगाने के बाद साहू जी के पास कोई 250 रुपए की कमाई बनी थी, जो उसके कमर में बंधी थी। इसके अलावा नमक की बोरी भी गाड़ी में थी। ऐसे में गाड़ी को छोड़कर वो जा भी तो नहीं सकता था। इस तरह उसने रात को वहीं रुकने का फैसला किया। पहले हुक्का और फिर चिलम पीकर साहू जी ने अपनी नींद को भगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन न जाने कब आंख लग गई। जब नींद खुली तो इसके साथ ही होश भी उड़ गए। कमर से बंधी थैली गायब थी। इस घटना को करीब 1 महीना बीत गया। अलगू जब अपने बैल के पैसे लेने के लिए साहू जी के पास गया तो मामला तो उल्टा ही पड़ गया। साहू तो साहू, उसकी बीवी पर उस पर झल्ला पड़ी। साहू बिगड़ते हुए बोला, यहां हमारी पूरी कमाई लुट गई और इन्हें अपने पैसों की पड़ी है। कमजोर बैल तमा दिया था, अब उसके पैसे भी मांगने चले हो। अगर तसल्ली नहीं मिलती तो हमारा बैल बाहर बंधा हुआ है, उसे ही ले जाओ।
महीना 2 महीना उससे काम करवा लो, इससे ज्यादा और क्या ले सकते हो। अलगू पहले तो शांत रहकर मामला दबाने में लगा था, लेकिन यहां सवाल पैसों का था तो उसे भी गुस्सा आ गया। दोनों का शोर सुनकर गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। दोनों को शांत करवाते हुए उन्होंने पंचायत करने की सलाह दे डाली। अलगू चौधरी और संजू साहू दोनों इसे लेकर राजी हो गए। फिर क्या था, घटना के ठीक तीसरे दिन पंचायत बैठी। रामधन मिश्र ने कहा, देर क्यों करें, अपने पंचों का चुनाव कर लो। बोलो अलगू, तुम किसे पंच चुनोगे? अलगू ने कहा, समझू चाहू ही इसका निर्णय करें। इस पर समझू खड़ा हुआ और बोला, मैं तो जुम्मन शेख को पंच चुनूंगा। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी पीला पड़ गया। इस पर रामधन ने पूछा, क्यों अलगू, तुम्हें इस बात से कोई आपत्ति तो नहीं? अलगू ने उत्तर दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जुम्मन ने जैसे ही सरपंच का स्थान ग्रहण किया, उसके मन में यह भाव पैदा हुआ कि मैं इस वक्त धर्म के सबसे बड़े स्थान पर बैठा हूं। मैं जो कहूंगा वो अल्लाह की आवाज होगी, इसलिए मुझे सत्य के मार्ग पर ही चलना होगा। पंचायत शुरू हुई और दोनों पक्षों के सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू हो गया। इस बात को लेकर सभी की सहमति थी कि समझू की बैल का खरीद मूल्य तो देना ही होगा, लेकिन दो पंच इस बात को लेकर समझू को थोड़ी राहत देना चाहते थे, क्योंकि बैल के मर जाने से उसे भी तो हानि हुई थी। लेकिन इसके उल्टे दो पंच समझू के बैल के मूल्य के अलावा उस पर अतिरिक्त दंड राशि भी लगाना चाहते थे, ताकि कोई दूसरा पशुओं के साथ इस तरह का क्रूर व्यवहार करने से पहले 100 बार सोचे। अंत में जुम्मन खड़ा हुआ और फैसला सुनाते हुए बोला, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने पूरे मामले की जानकारी अच्छे तरीके से सोच विचार कर निर्णय लिया है कि समझू साहू अलगू चौधरी को बैल के पूरे पैसे देगा, क्योंकि जब बैल खरीदा गया था तो उसे कोई बीमारी नहीं थी। बैल की मौत उस पर किए गए जुल्म की वजह से हुई है और कड़े परिश्रम की वजह से हुई है। इस पर रामधन ने खड़े होकर बोला, समझू साहू ने बैल को अपने किए की वजह से मारा है, इसलिए उसे अतिरिक्त दंड भी लेना चाहिए। इस पर जुम्मन ने कहा, यह दूसरा मसला है, इसे भी उठाने का कोई मतलब नहीं। इस पर झगड़ू साहू बोले, पर समझू को भी थोड़ी रियायत मिलनी ही चाहिए। इस पर जुम्मन ने कहा, यह अलगू चौधरी का खुद का फैसला होगा, अगर वो समझू को रियायत देता है तो यह उसका बड़प्पन होगा। पंचों का यह फैसला सुनकर अलगू चौधरी बहुत खुश हुआ और जोर से नारा लगाते हुए बोला, पंच परमेश्वर की जय। पंचायत में मौजूद सभी लोग अलगू के साथ यह नारा लगाने लगे। हर कोई जुम्मन के न्याय नीति की तारीफ कर रहा था। पंचायत खत्म होने के बाद जुम्मन अलगू के पास गया और रोते हुए उसे गले लगा लिया। बोला, भाई अलगू, जब तुमने मेरी पंचायत का फैसला सुनाया था तो मुझे बहुत बुरा लगा था और तब से मैं तुम्हारा शत्रु बन बैठा था, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि हम पंच का स्थान ग्रहण करते हैं तो ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना ही किसी का दुश्मन। सच और न्याय के सिवा कुछ भी समझ में नहीं आता। यह बात सुनकर अलगू चौधरी भी रोने लगा और दोनों के बीच जो बुराई का मैल था वो आंसुओं से धुल गया और दोनों को अपनी दोस्ती फिर से वापस मिल गई। तो ये थी कहानी पंच परमेश्वर। धन्यवाद।